नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट की तबादला नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहित कई विभागों के करीबन 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। मंत्रिपरिषद के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी वर्ष 2022-23 को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरी को देने की घोषणा के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री की घोषणा को जुमला बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का गणित मेरी समझ से परे है। 8 साल पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और अभी 18 महीने में 10 लाख नौकरी देने की घोषणा कर रहे हैं। इस सरकार का देश को पूरी तरीके से बेरोजगार बनाने का प्लान है। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर आगामी 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 दिवसीय किसान चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के हर एक कोने से किसान भाग लेंगे। 5-6 स्टेट के लोग आते हैं इसमें। ये पिछले 30-32 साल से ये शिविर लगता है। 3 दिन लोग वहाँ पर रहते हैं। 16, 17, 18 जून को, और वहाँ पे 6 महीने की क्या कार्रवाई हुई सब जगह, और आगे 6 महीने के क्या हमारे प्लान हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत होती है। अभी जो लेटेस्ट जो बड़े इशू है वो बिजली का इशू है उत्तर प्रदेश का। आजमगढ़ जिले से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनसंपर्क करने के लिए एक बार फिर से भोजपुरी सितारे जमीन पर नजर आए। भोजपुरी फिल्म अभिनेता प्रवेश लाल यादव, अभिनेत्री नीलम गिरी और आम्रपाली दुबे नरौली स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। साथ ही कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करती हूं और कहा कि लोकसभा उपचुनाव में बस 2 साल का समय बचा है। अब की बार आजमगढ़ की जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। उन्होंने कहा, हम जहां जा रहे हैं वहां महिलाओं को समर्थन मिल रहा है और लोगों का कहना है अब की बार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनसंपर्क करने के लिए एक बार फिर से भोजपुरी सितारे जमीन पर नजर आए। भोजपुरी फिल्म अभिनेता प्रवेश लाल यादव, अभिनेत्री नीलम गिरी और आम्रपाली दुबे नरौली स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। साथ ही कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ एक अच्छे अभिनेता के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करती हूँ और कहा कि लोकसभा उपचुनाव में बस 2 साल का समय बचा है। अब की बार आजमगढ़ की जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। उन्होंने कहा, हम जहां जा रहे हैं वहां महिलाओं को समर्थन मिल रहा है और लोगों का कहना है अब की बार आजमगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। प्यार मिल रहा है लोगों का और इतने सारे लोग समर्थन में हैं और इतने सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ की औरतें मैं देख रही हूँ कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा इस बार एकदम उन्होंने मन बना लिया है कि उनको दिनेश जी को जिताना है। तो ये वाला मुझे बर्ताव उन लोगों का देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर 27 महीने के बाद जेल से छूटे आजम खान को अब निचली अदालत से भी रेगुलर जमानत मिल गई है। आरपीएस स्कूल मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने आज उनके वकीलों की जुर्ह के आधार पर उन्हें बरी कर दिया है, यानी कि बेल को मंजूर कर लिया है। इस बात को सुनकर कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान 20 मई को सीतापुर जेल से बाहर आए थे। दस जून को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव और हिंसा में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक अलग अलग जिलों से कुल 350 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज से हुई। 100 से ज्यादा
आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरे से की गई वीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों और उनकी मदद करने वालों की तलाश अभी भी कर रही है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में हिंसा भड़काने वाले मुख्य आरोपी जावेद के अवैध घर पर पीडीए ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। बीते दिनों प्रयागराज में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप गिरफ्तार हुआ। उसकी बेटी आफरीन फातिमा इन दिनों काफी चर्चा में चल रही है। प्रयागराज हिंसा की जांच कर रही पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। आपको ये बता दें कि जावेद पंप की बेटी जो कि जेएनयू में पढ़ती है, उसने अभी हाल ही में ट्विटर पर अपने बायो को चेंज किया है और जो रहने वाली जगह है उसकी जगह पर एक शब्द जोड़ा। तो उसके बाद जो जांच एजेंसियां उनके कान खड़े हो गए और वो जांच करना शुरू करती नजर आई। दरअसल पंप की बेटी आफरीन फातिमा ने ट्विटर पर अपने बायो में रहने वाली जगह यानी कि लोकेशन की जगह पे हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिख दिया है, जिसके बाद जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर इंटरनेट मीडिया पर बहस बिछड़ी हुई है। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और वो हैशटैग क्या है? स्टैंड विद आफरीन फातिमा। इसको लेकर पुलिस ने अपनी जांच का दायरा भी विस्तृत किया है। और सिर्फ आफरीन फातिमा ही नहीं बल्कि एक और नाम है जो कल से सुर्खियों में बना हुआ है, वो है तौकीर रजा का। तौकीर रजा के बयान के बाद पुलिस सख्ती के मूड में आ गई है। एडीजी राजकुमार ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि पूरे जोन में धारा 144 लगी हुई है। बिना अनुमति के अगर प्रदर्शन हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अवैधानिक कृत्य में शामिल होने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। साथ ही कहा कि तौकीर ने अभी तक प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली है। तौकीर ने आपको बता दें कि 17 जून को महिलाओं और बच्चों के साथ इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। 17 जून को पूरे प्रदेश में अलर्ट है और पूरे हमारे जोन की पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। बरेली जोन के सभी 9 जनपदों में प्रभावी पुलिस व्यवस्था 17 जून को रहेगी और जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न कराना सब हम लोग के लिए हमारा कर्तव्य है और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि 17 को सभी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के बाद कई राज्यों में बिगड़े हालातों को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। गाजियाबाद में किसी तरीके की शांति व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी धर्मगुरुओं के साथ में पीस मीटिंग कर रहे हैं। इस क्रम में गाजियाबाद के लोनी में एसडीएम संतोष कुमार रॉय और सीओ लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने लोनी के मदरसों और उलेमाओं के साथ में पीस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हाल ही के माहौल को देखते हुए वार्ता की और सभी से शासन की मंशा से अवगत कराया है। लोनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने मीटिंग में आए सभी उलेमाओं से धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर चलने वाले मैसेजेस पर टिप्पणी न करने देने की सलाह दी है। सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने इस दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की बात भी कही है। लोनी स्थित मदरसों के जो उलेमा हैं उनसे आज यहाँ बैठक की गई है और उनके जो परेशानियाँ उनको सुना गया और उन्हीं के बीच उनका हल भी निकाला गया है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही अगला हमारा जो वो समय होगा गुजरे इस बाबत भी इंतजाम किए गए हैं। सबने सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि कहीं भी कोई ऐसी बात होगी तुरंत संज्ञान में लाया जाएगा जिससे कि कोई भी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित न कर सके। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में गरीबों के आशियाने को लूटने का काम किया और जो गुंडागर्दी करेगा उनके यहाँ बुलडोजर चलेगा, इसको लेकर कोई रोक नहीं सकता। ऐसे माफियाओं का इलाज बुलडोजर ही है, ये कहना था केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति का, जो कि आगरा में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी मुख्य अतिथि के तौर पर। निरंजन ज्योति ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा होते हैं वो गरीबी को क्या समझेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा, राजस्थान सहित तमाम देश के जो राज्य हैं उनको कौड़ियों के दाम में उनकी जमीनों को खरीदा और
अरबों में बेच दिया। आज वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं। अगर वो निर्दोष हैं तो फिर जान से डर क्यों रहे हैं? 2014 से मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सेवा का कार्य कर रही हूँ। इन 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तेज गति से काम किया है, मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद से इस तरह से गरीबों को फोकस करके काम किया गया होता तो आज गरीब हमारा और ऊंचे उठा होता। विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर बैठकर नारेबाजी करी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के साथ तमाम कांग्रेसी विधायकों ने सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का कहना रहा कि सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो किया, लेकिन उसकी उपेक्षा करने से पीछे नहीं हट रही है। आज जनता के साथ छल किया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि इनकी प्रतिबद्धता गैरसैंण के प्रति नहीं है। ये कोरी बयानबाजी और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और हम सब कांग्रेस जन, हमारे हम विधानमंडल दल में जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गैरसैंण में सत्र प्रारंभ हो, इसके लिए हम मांग करते हैं। बनेगा सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास में जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा। उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं, जन संवाद से बजट बनाया गया है और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज मंगलवार से शुरू हो गया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए बताया कि केंद्र पोषित योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। साथ ही 1,930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास किया जाएगा। आपको ये बता दें कि तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही बजट में रोजगार, पर्यटन और पलायन के जैसे जो तमाम मुद्दे हैं उन पर फोकस किया जाएगा। बजट में क्या कुछ खास है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो बजट था, हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि ये बजट 60,000 के करीब का होगा, जबकि 65,000 तक का ये बजट रहा है। सामुदायिक फिटनेस उपकरण के लिए भी सरकार ने धन आवंटित किया है। चाय विकास योजना के लिए भी धन आवंटित किया है। केंद्र सरकार में सेना की भर्ती के लिए अब अग्निपथ के अग्निवीर योजना की शुरुआत होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी ऐलान किया है कि उत्तराखंड में ऐसे अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता से अवसर दिया जाएगा। साथ ही सेना को और मजबूत करने का काम हुआ है। बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके कालखंड में लगातार सेना और सेना से जुड़े हुए विषयों पर उनके उत्थान के लिए लगातार काम किया गया है। आज इस योजना को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिस योजना के लॉन्च होने से जो देश के नौजवान हैं 4 साल तक सेवा में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। इस योजना में जो अग्निवीर तैयार किए जाएंगे वो देश के नौजवान आर्म फोर्स में जा सकेंगे। रामनगर और उसके आसपास के इलाकों में हो रहे अवैध खनन की शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए छापेमार कार्रवाई का आगाज किया है। प्रशासन की ओर से की गई छापेमार कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई खान विभाग के उप निदेशक राज्यपाल लेखा और एसडीएम गौरव चटवाल की मौजूदगी में हुई है। उप निदेशक राजपाल लेखा ने बताया कि स्टोन क्रैशरों और उप खनिज के अवैध भंडारण के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। स्टोन क्रैशर और अवैध भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसमें भी अनियमितताएं पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी और जब तक जुर्माना जमा नहीं होगा तब तक उनका ई पोर्टल भी बंद किया जाएगा।
आगामी मानसून सीजन में देश विदेश से यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ेगा। ऑल वेदर के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के डेंजर जोन्स का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। जहां बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगढ़ और नरकोटा में हर साल भूस्खलन होने से यात्री परेशान रहते हैं, तो वहीं केदारनाथ हाईवे के भी कई जगहों पर भूस्खलन होने से यात्रियों के साथ स्थानीय जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मानसून सीजन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि केदारनाथ हाईवे के रुद्रप्रयाग से कुंड तक 60% तक ये ठीक है, लेकिन कुंड से सोनप्रयाग तक कई जगहों पर राजमार्ग की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। हाईवे पर नारायणकोटी से फाटा के बीच में 4 बड़े डेंजर जोन हैं। यहां पर वाहन रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। जी, ऑल वेदर की रोड है और हमारी जो केदारनाथ हाईवे है उसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये बताया गया है कि बारिश के टाइम पे लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं। तो ऐसे जो हमारे क्रोनिक लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं वहाँ पर जेसीबी मशीन और ऑपरेटर की तैनाती कर दी गई, जो 15 जून से लागू हो जाएगी। इसके साथ ही उन पॉइंट्स पे अगर यात्रियों को रुकाना पड़े और तो उनके शेल्टर के लिए जो नियर बाय स्कूल्स हैं या अन्य सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनका भी आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है और खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी पैसे जारी कर दिए गए। तो वहीं हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के गुट का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज होगा। गंगा किनारे अलकनंदा होटल में आयोजित शिविर में देश भर से आए कई किसान शामिल हुए। चिंतन शिविर में किसानों ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की, इसलिए आज देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। सरकार से मांगा किसान आयोग का गठन कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, सब आयोग बने हैं, क्या किसान में क्या बदबू आ रही है? सब आयोग में किसी आयोग का नाम नहीं लूंगा, सब आयोग बने हैं, किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा है? किसान आयोग बनना चाहिए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, ईमानदार किसान। और जितने भी फसलें हैं किसानों की, गन्ना, गेहूं, आलू, धान, सरसों, बाजरा, फल, सब्जी, उन सब किसानों को उसका सदस्य होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी को ये समझा रहे हैं कि हम किसानों ने ही कांग्रेस को खत्म किया है। क्यों? कि कांग्रेस ने हमारी नहीं मानी थी और तुमको लाए, तुमको मानना पड़ेगा। हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किए जाने के बाद संभावित खतरे से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए 10 बेड के वार्ड बनाए जाएं, ताकि मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलते हैं तो उन्हें भर्ती किया जा सके। केजीएमयू के रेडियो थेरेपी डॉक्टर सुधीर ने कहा है कि फिलहाल हमें इससे लेकर सतर्कता बरतनी होगी। ये जो बीमारी है जिसे मंकी पॉक्स है, एक वायरस से रिलेटेड बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है। और चूंकि वायरस जनित बीमारियों में कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, इसलिए सरकार की मंशा, चाहे केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है, उसकी मंशा यही है कि ये बीमारी किसी भी तरीके से भारत में आने ना पाए, और आ भी अगर गई तो ये किसी भी तरीके से उसी क्षेत्र में प्रतिबंधित हो जाए और इसका असर किसी भी तरीके से व्यापक जो जन सामान्य है उस पर ना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंकी पॉक्स की जो केसेस हैं वो लगातार दुनिया भर के तमाम देशों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी निजी अस्पतालों में और साथ ही साथ शासकीय जो राजकीय अस्पताल है उसमें भी 10 बेड का वार्ड तैयार करने को कहा है, ताकि कोई भी मंकी पॉक्स से जुड़े कोई भी संदिग्ध मरीज मिलते हैं तो उनको इसमें एडमिट किया जा सके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का लगातार उनका निर्देश है कि जिस तरीके से कोरोना काल हमने देखा कि किस तरीके से मरीजों को अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ा, ऐसे में जरूरी हो गया है कि अब मंकी पॉक्स का जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसे केसेस नहीं देखने को, लेकिन फिर भी सरकार उस तरह से सतर्कता बरत रही है ताकि किसी भी तरह का अगर कोई मामला मंकी पॉक्स से जुड़ा आता है तो उसके मरीज को बिना देरी किए उसको अस्पताल में एडमिट किया जा सके। हालांकि देखा जाए तो मंकी पॉक्स के जो केसेस होते हैं आमतौर पर अफ्रीकन देशों में हमें देखने को मिलता है,
है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो विस्तार देखने को मिलता है, अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों के तमाम देशों में इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार भी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, और क्योंकि लगातार इसके केसेस में लगातार बढ़ोतरी होती है, 100 केस से ज़्यादा ऊपर जा चुका है पूरे दुनिया का अगर केस देखें। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसके एक भी केस नहीं आया, लेकिन फिर भी सरकार लगातार इसको लेकर सतर्क नजर आ रही है। CHC हो या PHC, इन दोनों जो कि शासकीय इन दोनों अस्पतालों में 10-10 बेड के वार्ड तैयार किए जाएंगे। जो इनके संदिग्ध नजर आते हैं मंकी पॉक्स से, तो इसमें इनको एडमिट किया जा सकता है। आमतौर पे जब हमने डॉक्टर सुधीर, जो कि थेरेपी के डॉक्टर हैं, उनसे हमने AKGOME के में डॉक्टर हैं, इनसे हमने जब बात की मंकी पॉक्स को लेकर, इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, जैसे हमें कोरोना के केसेस देखने को मिलते थे, जो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग से हमें वो एक दूसरे के संपर्क में आने से इस कोरोना का विस्तार हो रहा था, तो वैसे ही मंकी पॉक्स भी है, जो एक दूसरे शारीरिक संबंध से भी मंकी पॉक्स का विस्तार होता है, तो वैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आने पर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। हालांकि इसका संक्रमण जो है ये तेजी से फैलता है, लेकिन खास बात ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी इस तरह के केसेस नहीं आए हैं, लेकिन सरकार की जो सतर्कता है वो काबिले तारीफ है। लेकिन उनका इस साथ में ये भी कहना था कि इसमें बचने का साफ तौर से यही उपाय है कि हम किसी के संपर्क में ज़्यादा ना आए, मास्क का उपयोग करें और सतर्कता लगातार बरतें, और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, मेडिकल जो भी सजेशन दिए जा रहे हैं उसे माने, तो हम मंकी पॉक्स से साफ तौर से बच सकते हैं। कैमरामैन रियाज के साथ में जया सिंह, जनता TV, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता TV के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन। नमस्कार।